हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया में। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे कि सिंधु सभ्यता का स्थापना कब हुआ था, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी जानेंगे। और दोस्तों आज जो हमारा लेक्चर होगा, आज लेक्चर थर्ड होगा और लेक्चर थर्ड का जो सिंधु सभ्यता होगा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा जरूर, क्योंकि कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए अब हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी हम देखेंगे। सिंधु सभ्यता क्या है, इसका स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहला जो जानकारी है वो इसका जो सिंधु सभ्यता का जो खोज हुआ था वो 2400 बीसी से 1700 बीसी के लमसम में इसका स्थापना यानी इसका जो खोज हुआ था सिंधु सभ्यता का 2400 बीसी से 1700 बीसी। और बीसी दोस्तों बीसी एडी के बारे में हम चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो में। यदि आप बीसी एडी की चर्चा देखना चाहते हैं तो पिछले क्लास की वीडियो का आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप आसानी से देख सकते हैं उस वीडियो को। तो दोस्तों ये जो इसका तिथि सामान्य तिथि था वो 2400 बीसी से 1700 बीसी था, यानी जो सिंधु सभ्यता था, एक सभ्यता जिसको बोल सकते हैं, वो जो है 2400 बीसी से 1700 बीसी के बीच चला था। और दोस्तों इसका जो खोज किया था वो राय बहादुर दयाराम साहनी। इसका खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी किया था। सिंधु सभ्यता का जो खोज किया था राय बहादुर दयाराम साहनी। और दोस्तों ये जो इसका जो मुख्य निवासी सिंधु सभ्यता में जो लोग रहते थे, जिसका मुख्य निवासी बोल सकते हैं, उस लोगों को द्रविड़ और एक भूमध्य सागरीय बोल सकते हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो लोग निवास करते थे, जो लोग रहते थे, उसको बोला जाता था एक द्रविड़ और एक बोला जाता है भूमध्य सागरीय। ये दो प्रजाति के लोग वहां रहते थे, समझ गए। ये हमारा सिंधु सभ्यता में था। और सिंधु सभ्यता जो है दोस्तों एक नगरीय सभ्यता है, ये बात याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और इसमें 6 बड़े नगर की चर्चा किया गया था। सिंधु सभ्यता में 6 बड़े नगर की चर्चा किया गया है, जिसमें पहला जो है हमारा मोहनजोदड़ो है और दूसरा हड़प्पा, जिसको बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता, और एक तीसरा गनवारी वाला। ये भी नगर, ये टोटली नगर का नाम है, लेकिन इसको जो है दोस्तों अलग से हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसमें हम जानेंगे कि सिंधु सभ्यता में 6 नगरों की जो है चर्चा किया गया, वो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, और एक गनवारी वाला, एक धौलावीरा है, और एक कालीबंगन है, एक राखीगढ़ है। क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवारी वाला और एक धौलावीरा और एक कालीबंगन और एक राखीगढ़। दोस्तों ये हमारा सिंधु सभ्यता का 6 इंपॉर्टेंट नगर की चर्चा इसमें किया गया। और दोस्तों इसका जो स्थापना जो है सिंधु सभ्यता का जो काल चला, मानी सेशन, उसका सन ईस्वी जो चला, वो हमारा 2400 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक हमारा सिंधु सभ्यता चला, सिंधु सभ्यता का काल था। और दोस्तों इसका जो सिंधु सभ्यता को जो खोज किया था, उसका खोज राय बहादुर दयानंद साहनी किया था। और सिंधु सभ्यता में जो लोग निवास करते थे, उस स्थानीय लोगों को द्रविड़ या भूमध्य सागरीय के लोग, मानी भूमध्य सागरीय, ये दो लोग उस जगह में निवास करते थे। यानी ये दो प्रजाति के लोग उस जगह में निवास करते थे सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में जितने भी सेशन, जितने भी ईस्वी रहे हैं, यानी कि जो भी करीब के लगभग 600 साल सिंधु सभ्यता चला, उसमें द्रविड़ और भूमध्य सागरीय जो है वो मुख्य निवासी यानी वहां के रहने वाले थे। और ये जो इसमें 6 बड़े नगर की चर्चा किया गया है, एक मोहनजोदड़ो है और एक हड़प्पा और एक गनवारी वाला और एक धौलावीरा और एक कालीबंगन और एक जो है वो राखीगढ़ है। ये हमारा टोटल 6 बड़े नगर है, इसमें जो है सिंधु सभ्यता का चर्चा किया था। फिर से एक बार देखिएगा दोस्तों, क्लास में ही आपको याद कर लेना होगा। सिंधु सभ्यता का जो खोज हुआ था, जो उसका स्थापना है वो 2400, यानी उसका जो सन है वो ईस्वी जो है वो 2400 बीसी से 1700 बीसी तक चला था उसका काल। और उसका खोज जो किया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी। और इसके जो मुख्य निवासी है, बोला जाएगा कि सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी को क्या बोला जाता है, तो एक द्रविड़ था और एक भूमध्य सागरीय, ये 2 प्रकार के प्रजाति वहां रहते थे।
और इसमें 6 बड़े नगर है, 6 नगर है। वैसे भी आपको पता होगा सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, तो उसी में जो है 6 नगर की चर्चा किया गया है। और इसमें एक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवारी वाला, एक धौलावीरा और एक कालीबंगा और एक राखी है। ये हमारा दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में था। और दोस्तों इसको आप नोट्स कीजिए, क्योंकि नोट्स करना बहुत जरूरी। नोट्स नहीं कीजिएगा तो आपको रिवाइज करने में नहीं बनेगा। दोस्तों आपको लगता होगा कि ऐसे लिख करके तो हम भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों यदि आप ऐसे लिख करके यदि आप पढ़ना होता तो कोई टीचर का जरूरत ही नहीं पड़ता। इसीलिए दोस्तों अपने खुद से पढ़ना, किसी अन्य के द्वारा किसी अन्य का लेक्चर को देखना बहुत डिफरेंट हो जाता है दोस्तों। तो ये बात याद रखिएगा। यदि आप वैसे भी केयर कीजिएगा, यदि आप खुद से पढ़िए और यदि आप किसी और टीचर से पढ़िए तो उसमें जो है आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप पहले नोट्स कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम बोर्ड छोटा रहने के कारण हम इसको इतना ही तक रहने देते हैं। उसके बाद आप नोट्स करिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। तो जो इसमें लिखा है कि लोथल एवं सुतकोदता जो है, लोथल एवं सुतकोतदा लोथल एवं सुतकोतदा जो है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है वो लोथल एवं सुतकोतदा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल एवं सुतकोतदा है। और दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है कि जो मोहनजोदड़ो से स्नानघर प्राप्त हुआ था, नहाने वाला जो घर होता है, वो जो प्राप्त हुआ था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। यानी कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ी, जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि जो विश्व का सबसे लंबी इमारत कौन है, उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता में जो चला था, सिंधु सभ्यता जो शासन काल था उसमें जो है मोहनजोदड़ो, आपको बताया अभी कि नगर है मोहनजोदड़ो। तो जो मोहनजोदड़ो से एक स्नानघर प्राप्त हुआ था वो जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और दोस्तों ये हमारा सिंधु सभ्यता की लिपि, जो सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक यानी भावपूर्ण ज्यादा से ज्यादा चित्र के रूप में उसको लिखा जाता था। और ये जो दोस्तों लिपि लिखा जाता था वो राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता था, यानी इस प्रकार से। जैसे दोस्तों हम लोग हिंदी लिखते हैं तो इधर से लिखते हैं ना, उर्दू लिखते हैं तो इधर से लिखते हैं, उसी प्रकार से जो ये लिपि लिखा जाता था वो लिपि राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता था। सिंधु सभ्यता का जो लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक होता है, भाव चित्रात्मक है यानी भावपूर्ण भाव ज्यादा, जैसे भाव व्यक्त कर सकते हैं, किसी को अपने मन की भाव व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार से वो अपना भाव को जो है वो चित्र के रूप में लिखता था, चित्र पार के लिखता था। वो हमारी सिंधु सभ्यता की लिपि थी। और हम लोग का भी लिपि क्या है, देवनागरी। और दोस्तों अभी देखेंगे कि इसमें जो है मुख्य फसल, सिंधु सभ्यता का जो है मुख्य फसल जो है गेहूं और जौ। ये दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। और दोस्तों ये मत सोचिएगा कि हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, क्या चीज का पढ़ा रहे हैं, ये मत सोचिएगा दोस्तों। ये सोचिए कि हमको सिर्फ जीके को कंप्लीट करना है। ये मत सोचिए कि हमको एसएससी के लिए पढ़ना या रेलवे के लिए ही जीके पढ़ना, वो मत सोचिए। जीके को कंप्लीट कीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो डायरेक्ट फोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये जो हमारा मुख्य फसल सिंधु सभ्यता का वो गेहूं और जौ था। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ। और दोस्तों लोथल एवं रंगपुर में जो चावल के दाने यानी कृषि का जो क्षेत्र था, यानी कि जो वहाँ फसल जो हुआ था वो मुख्य रूप से लोथल में पहला बार वहाँ प्राप्त हुआ था, चावल के दाना मिला था। तो वहाँ के लोग समझ गए कि यहाँ खेती हुआ था, वहाँ समझ गए वहाँ के लोग कि यहाँ खेती जो हुआ था लोथल में। और लोथल में जो है सबसे पहला चावल के दाना मिला था। और दोस्तों वहाँ के जो लोग, उसमें जो लोग थे वो यातायात के लिए, ये सब दोस्तों पुराने हिस्ट्री को भी हम खोज, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को खोद करके निकाला और उससे क्या क्या जानकारी वो चीज बताया। उसी प्रकार से भी एक सिंधु सभ्यता है जो है मतलब कि पहले ढक चुका था। इसका जब जिसको खोद के निकाला गया सब कुछ, तो उससे प्राप्त हुआ कि इसमें जो यातायात करते थे लोग वो 2 पहिए और 4 पहिए के बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का जो है यातायात करते थे। इसमें सिंधु सभ्यता के जो लोग थे
वो 2 पहिए या 4 पहिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। दोस्तों इसको एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी है रिवीजन करना। दोस्तों लोथल सबसे पहला लोथल और एक सुतकोतदा जो है दोनों सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, और मोहनजोदड़ो से जो स्नानगार प्राप्त हुआ था, यानी कि जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत जो है वो मोहनजोदड़ो के स्नानगार से प्राप्त हुआ था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत। और सिंधु सभ्यता का जो लिपि है, ये चर्चा जरूर याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का लिपि जो है भाव चित्रात्मक था, अपने मन की भाव को चित्र के रूप में व्यक्त करके जो लिखता था वही हमारा भाव चित्रात्मक सिंधु सभ्यता का लिपि था। और वो जो लिपि लिखा जाता था वो राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता था, यानी कि दाईं से बाईं की ओर। और दोस्तों इसका जो मुख्य फसल था वो मुख्य फसल गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता का जो मुख्य फसल है वो गेहूं और जौ था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जो दोस्तों ये लोथल और रंगपुर है, इसे चावल के दाने मिले थे, लेकिन सर्वप्रथम जो है वो लोथल से ही चावल के दाने प्राप्त हुए थे, जिससे हम लोग को जानकारी मिला कि वहाँ उस टाइम में कृषि भी होता था, और चावल का जो है वो दाना जो प्राप्त हुआ वो लोथल से प्राप्त हुआ। ये बात याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले भोजन यानी चावल का जो प्राप्ति हुआ वो लोथल से हुआ, और एक रंगपुर दोनों आता है, दोनों ऑप्शन में जो होगा वो आप मार सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो यातायात का जो साधन था, जिससे आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, उसमें 2 पहिए और 4 पहिए के बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी, जो भी वो भैंस गाड़ी दोनों का है उपयोग करते थे। दोस्तों इसको आप वीडियो को पीस करके एकदम अपने भाषा में लिखिए जैसे लिखा हुआ है, इससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। इसीलिए इसको अपने भाषा में वीडियो को पीस करके अब अपने नोट्स में लिखिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब कि सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार होता था, जो सिंधु काल में जो हमारे धातु, जो हमारे देश में जो धातु होता था उसमें विदेशी व्यापार में कौन सा देश रिलेटेड है। तो दोस्तों ये देख तांबा जो है, ये हमारा धातु है, तांबा का जो व्यापार होता था वो खेतड़ी और बलूचिस्तान से होता था। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों तांबा का जो व्यापार था वो खेतड़ी और बलूचिस्तान से होता था, और चांदी का जो व्यापार है वो अफगानिस्तान और ईरान से होता था, और सोना का जो व्यापार है वो भी अफगानिस्तान और ईरान से होता था, और टीन का जो व्यापार यानी टीन जो आता था, यानी टीन का जो व्यापार करते थे वो भी अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। सोना का जो है वो अपने कर्नाटक से भी कुछ व्यापार करते थे कुछ लोग, सोना का जो व्यापार है वो कर्नाटक से करते थे। और शीशा का जब बात करें तो शीशा का जो व्यापार है वो ईरान से किया करते थे, शीशा का जब भी व्यापार करते थे तो ईरान से। और टीन का व्यापार है जो अफगानिस्तान और ईरान से किया करते थे। और सोना का जो व्यापार है वो अफगानिस्तान से भी और ईरान से भी और कर्नाटक से भी करते थे सारे लोग। और जो चांदी का व्यापार है वो अफगानिस्तान और ईरान से किया करते थे। और तांबा, इसमें दोस्तों सोना और चांदी का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोना और चांदी, अफगानिस्तान और ईरान का जो है ध्यान में रखिएगा बात कि जो सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार होता था वो चांदी का जो व्यापार होता था वो अफगानिस्तान और ईरान से होता था, और सोना का अफगानिस्तान और ईरान से होता था। इसको आप नोट्स कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी, ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, उर्वरता की देवी को मानकर उसकी पूजा करते थे। धरती को यानी जो हमारे पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी को भी भारत माता मान के पूजते हैं ना, उसी प्रकार से उस टाइम उसको उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। और दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के जो लोग, सिंधु सभ्यता में जो है वो वृक्ष पूजा और शिव पूजा का साक्ष्य मिला था। सिंधु सभ्यता में ही हमको जो सिंधु सभ्यता था उसमें ही वृक्ष पूजा और शिव पूजा का साक्ष्य मिला था। और दोस्तों वहाँ के जो लोग है वो कुबड़ वाला साड़, एक कुबड़ वाला साड़ कोई पशु है उसको पूजते थे। जैसे अभी हम लोग गाय को पूजते हैं ना, उसी प्रकार से उस टाइम के लोग, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कुबड़ वाला साड़ को पूजा करते थे। उस टाइम के लोग कुबड़ वाला साड़ को पूजा करते
थे। और दोस्तों उस वहाँ जो है महादेवी मातृ देवी की जो उपासना जो है वो काफी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की जो है, मातृ देवी मानी मातृ देवी कोई देवी है, उसकी जो उपासना करना काफी प्रचलित था। और दोस्तों वहाँ के जो लोग तलवार के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि वहाँ के लोग औजार से उतना परिचित नहीं थे। और दोस्तों वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के लोग काले रंग का डिजाइन जो है, काले रंग का डिजाइन से बना लाल मिट्टी का बर्तन, वहाँ के जो लोग हैं लाल मिट्टी का बर्तन जो बनाते थे उसमें काले रंग का डिजाइन कर देते थे, क्योंकि दोस्तों वो लोग का सभ्यता ही अलग था। अभी हम लोग का सभ्यता कल्चर अलग है, सब अभी कल्चर जो है फैशन का जमाना है। तो दोस्तों उस टाइम का कल्चर सभ्यता का कल्चर था, सभ्यता था। तो उसी प्रकार से सिंधु का सभ्यता था दोस्तों। तो उसमें जो है काले रंग के डिजाइन से बर्तन पे, बर्तन जो मिट्टी का बर्तन, लाल मिट्टी का जो बर्तन बनाते थे उसमें काले रंग का डिजाइन कर दिया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। और दोस्तों वहाँ का जो उन लोगों का जो मनोरंजन था, मनोरंजन करने का जो साधन था वो मछली पकड़ना था। और जो है पशुओं को, एक दूसरे पशु को आपस में लड़ाया करते थे, मीडिएटर का काम करते थे वो लोग। जैसे अभी के लोग अगल बगल वाले को लड़ाने का काम करते हैं, उसी प्रकार से जो है पहले के लोग पशुओं को ही लड़ाने का काम करते थे। सोचिए कैसा लोग थे। और दोस्तों उस टाइम मछली पकड़ना ज्यादा पसंद करते थे सारे लोग। और जो पासा खेलना, पासा जो बोलते हैं, जिसको ताश बोल सकते हैं, इस प्रकार से कार्ड जिसको बोल सकते हैं, पासा खेलना सारे लोग ज्यादा पसंद करते थे। पहले मनोरंजन करते थे उससे। अभी का जो लोग है मनोरंजन पबजी से कर लेते हैं, अब पबजी भी बैन हो गया, पता नहीं क्या करेंगे। तो दोस्तों पहले के जो लोग है मछली पकड़ते थे और शिकार करना मनोरंजन का साधन समझते थे। और दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ था, ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ था, जैसे नालंदा का जो विनाश हुआ उसमें आक्रमण किया था, आक्रमण की वजह से, उसमें बम विस्फोट की वजह से उसका विनाश हुआ था। उसी प्रकार से दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो विनाश माना जाता है वो संभवतः बाढ़ के कारण माना जाता है। सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ था उसका कारण बाढ़ माना जाता है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि सिंधु सभ्यता का विनाश का क्या कारण था, तो सिंधु सभ्यता का जो विनाश का कारण बाढ़ था। दोस्तों ध्यान में रखिएगा इस बात को। और दोस्तों वहाँ के जो लोग हैं, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं, वो उर्वरता की देवी को, धरती को जो है उर्वरता की देवी को मानकर पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि वृक्ष पूजा और शिव पूजा का साक्ष्य जो है वहीं से मिला था। और दोस्तों वहाँ के जो लोग हैं वो कुबड़ वाला साड़ को पूजा करते थे। वहाँ के जो लोग हैं उस कुबड़ वाला साड़ को पूजते थे। और दोस्तों मातृ देवी की उपासना जो है उसमें काफी इम्पोर्टेंट, काफी महत्व रखता था, काफी प्रचलित में था मातृ देवी का उपासना। ये बात याद रखे। जैसे अभी के लोग जो है वो शिव चर्चा करते हैं, काफी प्रचलित में, उसी प्रकार से उस टाइम भी मातृ देवी की जो उपासना है वो काफी प्रचलित था। दोस्तों इसको आप अपने नोट्स में जरूर नोट्स कीजिएगा, और नोट्स करके एक बार यदि आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों तो आपको जो है पूरा जो है माइंड में आ जाएगा। दोस्तों ये बात जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में जो जानकारी हम दे दिए, अगर कुछ रह गया होगा तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। पिछला वीडियो में प्राचीन भारत के बारे में हम चर्चा किए थे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।